14 जून को हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अग्निपथ स्कीम लॉन्च किया, जिसके तहत सोल्जर्स का रिक्रूटमेंट किया जाएगा। ये नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों के लिए है। इस स्कीम के अंडर 17.5 साल से 21 साल के जो युवक हैं उनकी भर्ती की जाएगी। जो सर्विस पीरियड है इसमें 4 साल का होगा और 4 साल के बाद 75% सोल्जर्स को रिटायर कर दिया जाएगा और बचे हुए 25% को रिटेन किया जाएगा 15 साल के सर्विस पीरियड को कंप्लीट करने के लिए। जिन कैडेट का इसमें सिलेक्शन होगा तो उनको पहले साल तकरीबन 4 से 4.25 लाख रुपए और लास्ट ईयर यानी कि चौथे साल तकरीबन 6 लाख से ऊपर उन्हें सैलरी दी जाएगी एनुअल। रिटायरमेंट के वक्त उन्हें तकरीबन 11 से 12 लाख रुपए का फंड भी दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें 48 लाख का इंश्योरेंस कवर भी दिया गया है, जिसमें अगर उनकी सर्विस पीरियड के दौरान मौत होती है तो उनके परिवार को 48 लाख रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे। और सरकार ने कहा है कि अगले 3 महीने के अंदर अग्निपथ स्कीम के अंडर रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ तक जो भी सरकार ने बताया बिल्कुल ठीक था। स्कीम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। ऐसे लोग जो देशभक्ति के लिए सेना को ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। वो 4 साल का सर्विस पीरियड कंप्लीट करने के बाद कोई सिविल सर्विसेज में जा सकता है या फिर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। उनके पास एक अच्छा खासा अमाउंट होगा। देखने में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सही लगती हैं और ये मॉडल सिर्फ इंडिया का ही नहीं है। अगर पूरे दुनिया की बात की जाए तो तकरीबन ऐसे सिमिलर टाइप के मॉडल आपको कई देश में देखने को मिलेंगे, जहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए कैडेट्स को रिक्रूट किया जाता है आर्मी के अंदर। इसमें अगर अमेरिका को देखा जाए तो उसमें भी तकरीबन 4 साल का पीरियड इसी तरह से उनका रिक्रूटमेंट किया जाता है और कैडेट 4 साल के बाद और 4 साल के एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रांस में भी 5 साल का तकरीबन शॉर्ट पीरियड होता है। रशियन आर्मी में भी इस तरह का रिक्रूटमेंट प्रोसेस है और चाइनीज़ आर्मी में भी इस तरह के रिक्रूटमेंट प्रोसेस को जगह दी गई है। और जो पेंशन दी जाती है वो फुल टाइम जो एक सर्विस लाइफ होती है एक सोल्जर की, वो कंप्लीट करने के बाद ही मिलती है, जो 15 से 20 साल है। अलग अलग देशों में अलग अलग है। इंडिया में अब तक तकरीबन 15 साल की सर्विस होती थी आर्मी में और उसके बाद आपको पेंशन मिलती थी, अलाउंस मिलते थे, एक्स सर्विसमैन का कोटा दिया जाता था और शायद एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता था उनको। लेकिन अग्निपथ स्कीम के अंडर इस तरह की कोई फैसिलिटी सोल्जर्स को प्रोवाइड नहीं की जाएगी। 4 साल के बाद उनको जो फंड दिया जाएगा और एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो उनको आगे फ्यूचर में जॉब्स के लिए हेल्पफुल होगा। लेकिन कोई भी एक्स सर्विसमैन का कोटा नहीं दिया जाएगा, ना ही किसी तरह की कोई पेंशन दी जाएगी। और सरकार ने एज रिलैक्सेशन पे भी किसी तरह की कोई बात नहीं की है अब तक। सरकारी नौकरियों में जहाँ कैंडिडेट्स के लिए जो एज लिमिट होती है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में सिर्फ 27 साल होती है। अब देखने में स्कीम काफ़ी अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। जो ट्रेलर भी सरकार ने लॉन्च किया था ट्विटर पे वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड था। लेकिन इस स्कीम के साथ कई सारे ऐसे फ्लॉज हैं जो जुड़े हुए हैं। अगर देखा जाए तो सबसे पहली चीज़ तो आती है माइंडसेट। पिछले कई सालों से जो कन्वेंशनल भर्ती की जा रही थी उसमें 15 साल की सर्विस पीरियड होती थी। एक तरह से फुल टाइम जॉब होती है। एक बार अगर आप एज ए सोल्जर सेलेक्ट कर लिए जाते हैं उसके बाद आपको अपनी पर्सनल लाइफ के लिए किसी भी तरह के अलाउंसेस या किसी भी चीज़ के लिए किसी और जॉब पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। 15 साल के बाद भी जब आपको रिटायर किया जाता है तो अच्छा खासा अलाउंस दिया जाता है और पेंशन मिलती है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन का कोटा भी मिलता है। अगर आप किसी भी जॉब में अप्लाई करते हैं तो एक्स सर्विसमैन के कोटे के अंदर आपको बहुत जल्दी जॉब मिलेगी, क्योंकि ऐसे में कट ऑफ बहुत ज़्यादा नीचे आ जाती है। अगर एक एग्जांपल के तौर पे देखना हो तो एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल में तकरीबन एक्स सर्विसमैन का जो कोटा होता है उसके अंडर जो कट ऑफ जाती हैं वो 100 से भी नीचे आ जाता है। 200 मार्क्स में से 100 से भी नीचे अगर कट ऑफ है तो ऐसे में आपकी सिलेक्शन की गारंटी काफ़ी हद तक आपको मिल जाती है। अब यहाँ पे कुछ जो प्रॉब्लम है वो इस स्कीम के साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो 4 साल का सर्विस पीरियड है। ज़्यादातर लोग डिमांड कर रहे हैं कि तकरीबन 7 से 10 साल का सर्विस पीरियड होना ही चाहिए था। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी भी तरह की कोई पेंशन नहीं दी जाएगी। तीसरी, आपको एक्स सर्विसमैन का कोटा नहीं दिया जाएगा। चौथा, आपको जो मेडिकल बेनिफिट जो अलाउंस पूरी ज़िंदगी आपको एज ए एक्स सर्विसमैन आपको मिलते थे वो भी नहीं मिलेंगे। बेसिकली इन चीज़ों का जो नेगेटिव चीज़ है वो सबसे बड़ी यही है कि 4 साल के सर्विस पीरियड के बाद जब कोई सोल्जर निकलेगा उसमें से 4 साल वो अपने पढ़ाई से दूर होगा।
4 साल के बाद वो किसी भी तरह की सिविल सर्विसेज की जॉब के लिए अप्लाई करना और उसमें बिना एक्स सर्विसमैन के कोटे के सिलेक्ट होना बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। आजकल जहाँ कंपटीशन इतना टफ है कि 80 से 90% स्कोर करने के बाद भी इस बात की गारंटी नहीं होती है कि आपका सिलेक्शन होगा। ऐसे में बिना एक्स सर्विसमैन के कोटे के 80 से 90% स्कोर करना एक इम्पॉसिबल टास्क है। लेकिन कुछ लोग कहें कि कुछ लोग तो सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो सिलेक्ट होते हैं उनकी संख्या ना के बराबर होती है। और इतनी बड़ी संख्या में जब लोग हर 4 साल बाद रिटायर होंगे, वो जो साइकिल बनेगी उसमें बेरोजगारी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि 4 साल तक आप पढ़ाई से दूर हैं। आप उन कैंडिडेट से कैसे मुकाबला कर रहे हैं जो पिछले 4 साल से सिर्फ पढ़ ही रहे हैं। ऐसे में आपकी सिलेक्शन होना ना के बराबर है। या फिर आप प्राइवेट जॉब या फिर किसी बिजनेस की तरफ जाते हैं, उसमें भी जो फंड आपको मिलेगा तकरीबन 11 लाख का जो फंड मिलेगा वो कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब ये बात तो ही कैंडिडेट की, लेकिन सरकार को इतने जल्दी क्या थी इस स्कीम को लॉन्च करने की। सरकार की अगर बात की जाए तो दुनिया में मिलिट्री स्पेंडिंग की अगर बात होती है तो टॉप 3 कंट्री में इंडिया का नाम आता है। यूएस और चाइना के बाद इंडिया तीसरी ऐसी कंट्री है जो मिलिट्री पे सबसे ज़्यादा स्पेंड करती है। हम हर साल तकरीबन 65 से 70 बिलियन यूएस डॉलर्स खर्च करते हैं, तकरीबन 5 लाख करोड़ रुपए, जिसमें से 1 लाख से 1.25 लाख करोड़ रुपए सिर्फ पेंशन में ही चले जाते हैं। उसके बाद जो ऑलरेडी जो सोल्जर हैं उनकी जो पेमेंट होता है वो अलग। जब इतना सब होने के बाद जो पैसे बचते हैं उनके बाद डिफेंस डील की जाती हैं, उसमें ही फाइटर जेट्स खरीदे जाते हैं, उसमें ही नेवी के लिए शिप्स मंगाई जाती हैं, और जो हथियार विदेशों से खरीदे जाते हैं उनकी जो ड्रोन्स वगैरह खरीदे जाते हैं वो भी सब इसी 5 लाख करोड़ के अंदर आते हैं। तो सरकार पे दिन ये बर्डन बढ़ता ही चला जा रहा है। अगर वो इस तरह की कोई अल्टरनेट स्कीम नहीं लाएंगे तो आज नहीं तो कल उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा कि वो हर किसी को पेंशन या हर किसी को इतने सारे पैसे नहीं दे सकते। और वो बजट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ा है इंडिया का, डिफेंस बजट इंडिया के हिसाब से जितनी हमारी इकॉनमी है $2.5 ट्रिलियन की, उसमें 70 से 80 बिलियन यूएस डॉलर्स सिर्फ डिफेंस में खर्च करना एक बहुत बड़ी बात होती है देश के लिए। सरकार ने सब कुछ सही किया, बस एक ही चीज़ यहाँ पर गलत हुई, वो थी कि उन्होंने जो कन्वेंशनल रिक्रूटमेंट प्रोसेस थी वो उन्होंने हटा दी। अगर एज अ ऑप्शन ये चीज़ दी जाती और धीरे धीरे इस चीज़ को अप्लाई किया जाता तो काफ़ी हद तक चीज़ें काफ़ी हद तक सही रहती। लेकिन सरकार ने कहा कि उन्होंने काफ़ी सोच विचार और डिस्कस करने के बाद ये फैसला लिया है, लेकिन ये फैसला पता नहीं कितना सही है कितना गलत है। फ़िलहाल एक नज़र में जिस तरीके से लोग देख रहे हैं उसमें जो लोगों की माइंडसेट है कि एक सोल्जर की पूरा कंप्लीट सर्विस लाइफ होती है 15 साल की, वो एक एज अ गवर्नमेंट जॉब देखते हैं सोल्जर की एक पोस्ट को। वो चीज़ कहीं ना कहीं बहुत दूर है अग्निपथ में। ये पूरी बात एक तरफ, और दूसरी तरफ आप आते हैं प्रोटेस्ट के ऊपर। जब से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए हैं तब से कई जगहों पे आपको वायलेंट प्रोटेस्ट भी देखने को मिलेंगे। कहीं ट्रेनों में आग लगा दी, कहीं स्टेशन तोड़ दिए गए, कहीं पे ट्रेनों को रोका जा रहा है, कहीं पर पुलिस पर पथराव हुआ, कहीं पर पुलिस की गाड़ियों को फूंक दिया गया। वायलेंट प्रोटेस्ट किसी भी चीज़ का कोई हल नहीं है, सबसे पहली चीज़। दूसरा, जो वायलेंट प्रोटेस्ट होते हैं उनमें सारे कैंडिडेट शामिल नहीं होते हैं। अगर एक 50 लोगों की क्लास है उसमें से 5 लोग ऐसे ज़रूर होंगे, अगर आप उनको पूरी क्लास को लेके जाएंगे कहीं भी तो ज़रूर आपका नाम बदनाम करके आते हैं। और ऐसे ही लोग इतनी सारी भीड़ में से होते हैं, सबसे पहले शुरुआत वहीं से होती है, वही लोग सबसे पहले तोड़फोड़ करते हैं, और जो उसके बाद फिर एक्शन का रिएक्शन होता है, उन लोगों के ऊपर भी एक्शन लिया जाता है जिनकी कोई गलती नहीं होती है। फिर लोग, ज़्यादातर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, ऐसे में दोनों तरफ से पत्थरबाजी होने लगती है या फिर प्रोटेस्ट और ज़्यादा वायलेंट होते चले जाते हैं। पूरे इंडिया में ये चीज़ें आपको देखने को मिलें, फिर चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, एमपी हो। ऐसे लोग, जो लोग ट्रेनों में आग लगाते हैं या जो भी उपद्रव किया जाता है, स्टेशन में तोड़फोड़ की जाती है, वो लोग ये भूल जाते हैं कि जो ट्रेन खरीदी जाती हैं या बनाई जाती हैं वो उन्हीं पैसों से बनाई गई हैं जो हम आज की डेट में सरकार को एज अ टैक्स देते हैं। हम कहते हैं कि हम पेट्रोल पे तकरीबन 50 से 55% टैक्स देते हैं आज की डेट में, और उसी टैक्स से
ट्रेन्स खरीदी जाती हैं, उसी टैक्स से रेलवे स्टेशन बनाए जाते हैं, उसी टैक्स से पुलिस के लिए गाड़ियाँ खरीदी जाती हैं जिनको पिछले कई दिनों से आग लगाई जा रही है। हर प्रोटेस्ट में ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पूरे प्रोटेस्ट की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। कुछ लोग इस चीज़ को काउंटर कर देते हैं, वो कहते हैं कि सरकार ने ऐसा किया, इस वजह से ऐसा हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि देश में डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं बची है। डेमोक्रेसी की ही बात की जाए तो डेमोक्रेसी तो उनके लिए भी थी जो लोग स्टेशन पे काम कर रहे थे, उन सिविल लोगों के लिए भी थी जो लोग आते जाते हैं जिसकी वजह से ट्रेन डिले हो गई हैं, उनके काम पेंडिंग हो गए हैं। कई जगह पर एज अ सेफ्टी कई दिनों की छुट्टियां कर दी गई हैं कॉलेज और कोचिंग्स की। हमारे यहाँ 5 दिन का ऑफ किया गया है सिर्फ इसी वजह से क्योंकि प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो उनके लिए भी डेमोक्रेसी है। जो प्रोटेस्ट होते हैं उनके कई और तरीके होते हैं अपने विरोध जताने के लिए। आप पुतला फूंक सकते हैं, काले झंडे दिखा सकते हैं और भी कई तरीक़ों से, लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रोटेस्ट अक्सर वायलेंट हो जाते हैं और अपनी दिशा से भटक जाते हैं। और अगर पिछली कुछ सालों की अगर स्थिति देखी जाए तो 2017 में सागर में भर्ती की गई थी, जो नॉर्मल भर्ती हुई थी, जिसमें कई सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनको रिटर्न कर दिया गया था, या तो उनका फिजिकल में वो फेल हो गए थे या हाइट की कुछ कई सारी प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। ऐसे स्टूडेंट ने 2017 में सागर से लेके कई आसपास इलाकों में इतना ज़्यादा उपद्रव किया था कि लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया था। अगर आप उस बारे में डिटेल निकालेंगे तो आपको कई सारे ऐसे आर्टिकल देखने को मिलेंगे जहाँ पर उन्होंने ट्रेन को चैन पुलिंग की, बार बार ट्रेन को रोका जाता था। अगर कहीं पे पानी भी उन्हें भरना होता था और उन्हें हेडपम्प दिख जाता था तो वो वहीं पर ट्रेन को रोक देते थे, चैन पुलिंग कर दी जाती थी। लोगों के साथ बदतमीज़ी की गई, छेड़छाड़ हुई। सागर में तो लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया था। इसके बाद काफ़ी एक्शन हुआ, रेलवे पुलिस ने भी लोगों को गिरफ्तार किया, कई लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, कई लोगों के साथ मारपीट भी हुई और काफ़ी बड़ा सीन हुआ था इस चीज़ में, जो शायद नेशनल मीडिया में कवर नहीं किया गया था। तो ऐसे लोग आपको हर जगह मिलेंगे जो चीज़ों को और ज़्यादा बदतर बनाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या 5 से 10% भी मुश्किल से होती है। 5-10% का 1% भी मुश्किल से होती है, लेकिन उनकी वजह से सारी की सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। अब देखने वाली बात हुई कि ये चीज़ें ऐसे ही चलती हैं या सरकार इस स्कीम को वापस लेती है।